चैप्टर 9। यह एक दुखी कोराक था जो बड़े वानरों द्वारा अपने अमानवीय स्वागत के अगले दिन जंगल में बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा। उसका दिल निराशा से भारी था। उसके सीने में अतृप्त प्रतिशोध सुलग रहा था। वो अपने जंगल की दुनिया के निवासियों को घृणा से देखता था, अपने लड़ाकू नुकीले दांत दिखाता था और अपने होश के दायरे में आने वालों पर गुर्राता था। अपने पिता के शुरुआती जीवन की छाप उस पर बहुत गहरी थी और जानवरों के साथ महीनों के संपर्क ने उसे और भी मजबूत कर दिया था, जिनसे युवावस्था की नकल करने की क्षमता ने जंगली जानवरों के अनगिनत छोटे छोटे हाव भाव सीख लिए थे। उसने अब अपने नुकीले दांत उतने ही स्वाभाविक रूप से और हल्के से उकसावे पर दिखाए जितने शीता तेंदुआ ने दिखाए थे। वह अकुत की तरह ही भयंकर तरीके से गुर्राया। जब वह अचानक किसी दूसरे जानवर के सामने आया तो उसका जल्दी से झुकना बिल्ली की पीठ के झुकने जैसा अजीब सा लग रहा था। हत्यारा कोराक मुसीबत की तलाश में था। अपने दिल की गहराई में वह उस राजा बंदर से मिलने की उम्मीद कर रहा था जिसने उसे रंगभूमि से भगा दिया था। इस उद्देश्य से उसने आसपास ही रहने पर जोर दिया, लेकिन भोजन की निरंतर खोज की मजबूरियों ने उन्हें दिन के समय कई मील दूर ले जाया। वे धीरे धीरे हवा के साथ आगे बढ़ रहे थे और सावधानी से, क्योंकि उन्हें फायदा था कि जो भी जानवर उनके आगे शिकार कर रहा हो, उनके गंध छिद्र हल्की हवा से उड़ रहे थे। अचानक दोनों एक साथ रुक गए। दो सिर एक तरफ झुके हुए थे। ठोस चट्टान से काटे गए प्राणियों की तरह वे स्थिर खड़े थे, सुन रहे थे। एक भी मांसपेशी नहीं हिली। कई सेकंड तक वे ऐसे ही रहे। फिर कोराक सावधानी से कुछ गज आगे बढ़ा और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। अकुत उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों में से किसी ने भी ऐसी आवाज नहीं की जो एक दर्जन कदम की दूरी पर मानव कानों के लिए सराहनीय होती। वे अक्सर सुनने के लिए रुकते हुए पेड़ों के बीच से आगे बढ़ते गए। वे दोनों बहुत हैरान थे। यह इस बात से स्पष्ट था कि वे समय समय पर एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखते थे। आखिरकार लड़के ने 100 गज आगे एक बाड़ की झलक देखी और उसके पार कुछ बकरी की खाल के तंबू और कई फूस की झोपड़ियां थीं। उसके होंठ एक क्रूर गुर्राहट में मुड़ गए। काले, वो उनसे कितनी नफरत करता था। उसने अकुत को इशारा किया कि वह जहां था वहीं रहे, जबकि वह टोही के लिए आगे बढ़ा। उस अभागे गांव वाले पर विपत्ति आ पड़ी जिसे अब हत्यारा देख रहा था। पेड़ों की निचली शाखाओं से फिसलते हुए एक जंगल के विशालकाय पेड़ से दूसरे जंगल के विशालकाय पेड़ पर हल्के से छलांग लगाते हुए, जहां दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, यह एक हाथ से दूसरे हाथ को थामे हुए कोरक चुपचाप गांव की ओर आया। उसने बाड़ के उस पार एक आवाज सुनी और वह उस ओर बढ़ा। जिस जगह से आवाज आई थी उसी जगह पर एक बड़ा पेड़ बाड़े के ऊपर लटका हुआ था। कोरक इस ओर रेंगता हुआ गया। उसका भाला उसके हाथ में तैयार था। उसके कानों ने उसे एक इंसान के नज़दीक होने का एहसास कराया। उसे बस अपनी आंखों को एक नज़र दिखाने की ज़रूरत थी ताकि वह अपना लक्ष्य दिखा सके। फिर बिजली की तरह मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर उड़ जाती। भाला उठाए हुए वह पेड़ की शाखाओं के बीच रेंगता हुआ नीचे की ओर देखता हुआ उस आवाज़ के मालिक की तलाश में चल पड़ा जो नीचे से उसके पास आ रही थी। अंत में उसने एक इंसान को देखा। भाला फेंकने की स्थिति की सीमा तक उड़ गया ताकि वह बल इकट्ठा कर सके जो लोहे से बने मिसाइल को बेहोश पीड़ित के शरीर के आर पार भेज सके। और फिर हत्यारा रुक गया। वो लक्ष्य को बेहतर ढंग से देखने के लिए थोड़ा आगे झुका। क्या यह अधिक सटीक निशाना सुनिश्चित करने के लिए था, या उसके नीचे छोटे शरीर की सुंदर रेखाओं और बचकानी वक्रताओं में वह था जिसने उसकी नसों में दौड़ती हत्या की भावना को रोक रखा था। उसने अपने भाले को सावधानी से नीचे किया ताकि वह पत्तियों या शाखाओं को रगड़कर कोई आवाज न करे। चुपचाप वह एक बड़ी शाखा के साथ एक आरामदायक स्थिति में बैठ गया और वहां वह बड़ी आंखों से उस प्राणी को आश्चर्य से देखता हुआ लेटा रहा जिसे वह मारने के लिए रेंगकर आया था। एक छोटी लड़की, एक छोटी अखरोट के रंग की युवती को देख रहा था। उसके होंठों से गुर्राहट गायब हो गई थी। उसकी एकमात्र अभिव्यक्ति दिलचस्पी से भरी हुई थी। वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि लड़की क्या कर रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई, क्योंकि लड़की के
शरीर को घुमाने पर हाथीदांत के सिर और चूहे की खाल के धड़ वाली गीका दिखाई दी थी, टूटे हुए अंगों वाली गीका और बदनाम दिखने वाली। छोटी लड़की ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और खुद को आगे पीछे हिलाते हुए गुड़िया को एक करुण अरब लोरी सुनाई। हत्यारे की आंखों में एक नर्म रोशनी घुस गई। एक लंबे घंटे के लिए जो बहुत जल्दी बीत गया, कोराक ने खेलते हुए बच्चे पर नजर गड़ाए हुए लेटा रहा। एक बार भी उसे लड़की का पूरा चेहरा नहीं दिखा। ज्यादातर समय उसे सिर्फ लहराते काले बालों का एक गुच्छा दिखाई देता था, एक भूरा छोटा कंधा जो उस तरफ से दिखाई देता था जहां से उसका एक लबादा उसकी बांह के नीचे फंसा हुआ था, और एक सुडौल घुटना उसके कपड़े के नीचे से बाहर निकला हुआ था जब वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठी थी। जब वह निष्क्रिय गीका को कुछ मात्र चेतावनी देती थी तो सिर को झुकाने से कभी कभी उसका गोल गाल या तीखी छोटी ठुड्डी दिखाई देती थी। अब वो गीका को डांटते हुए एक पतली उंगली हिला रही थी, और फिर से उसने अपने दिल में इस एकमात्र वस्तु को कुचल दिया जिस पर वह अपने बचपन के स्नेह की अनकही दौलत लुटा सकती थी। कोराक अपने खूनी मिशन को कुछ पल के लिए भूल गया। उसने अपने भाले वाले हाथ की उंगलियों को अपने दुर्जेय हथियार के शाफ्ट पर अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करने दिया। ये फिसल गया, लगभग गिर गया, लेकिन इस घटना ने हत्यारे को खुद को याद दिलाया। इसने उसे उस आवाज के मालिक के पीछे चुपके से जाने के अपने उद्देश्य की याद दिला दी जिसने उसका प्रतिशोधी ध्यान आकर्षित किया था। उसने भाले पर नजर डाली, जिसकी पकड़ बहुत घिसी हुई थी और जिसका सिर क्रूर, कांटेदार था। फिर उसने अपनी आंखें फिर से अपने नीचे के सुंदर रूप पर घुमाईं। कल्पना में उसने भारी हथियार को नीचे की ओर गिरते देखा। उसने देखा कि यह कोमल मांस को चीरता हुआ, झुके हुए शरीर में गहराई तक जा रहा है। उसने देखा कि हास्यास्पद गुड़िया अपने मालिक की बाहों से गिरकर छोटी लड़की के कांपते शरीर के बगल में फैली हुई और दयनीय अवस्था में पड़ी है। हत्यारा कांप उठा, भाले के निर्जीव लोहे और लकड़ी को देखकर ऐसे भौंचक्का हो गया जैसे कि वे एक संवेदनशील प्राणी हो जो एक घातक दिमाग से संपन्न हो। कोराक को आश्चर्य हुआ कि अगर वह अचानक पेड़ से गिरकर उसके पास आ जाए तो लड़की क्या करेगी। सबसे अधिक संभावना है कि वह चिल्लाएगी और भाग जाएगी। फिर गांव के लोग भाले और बंदूक लेकर आएंगे और उस पर हमला करेंगे। वे या तो उसे मार देंगे या उसे भगा देंगे। लड़के के गले में गांठ सी आ गई। वह अपनी तरह के लोगों की संगति चाहता था, हालांकि उसे शायद ही पता था कि यह कितनी बड़ी बात है। वह छोटी लड़की के पास जाकर उससे बात करना चाहता था, हालांकि उसने जो बातें सुनी थीं, उनसे उसे पता था कि वह ऐसी भाषा बोलती है जिससे वह परिचित नहीं था। वे थोड़ी बहुत इशारों में बात कर सकते थे। कुछ न करने से तो ये बेहतर ही होता। साथ ही उसे उसका चेहरा देखकर भी खुशी होती। उसने जो देखा था उससे उसे यकीन हो गया था कि वह सुंदर है, लेकिन उसके लिए उसकी सबसे बड़ी अपील उस विचित्र गुड़िया के प्रति उसके कोमल मातृत्व से प्रकट होने वाले स्नेही स्वभाव में थी। आखिरकार उसे एक योजना सूझी। वह उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा और दूर से मुस्कुराते हुए अभिवादन करके उसे आश्वस्त करेगा। चुपचाप वह पेड़ के पीछे चला गया। उसका इरादा उसे बाड़ के पीछे से बुलाना था, ताकि उसे सुरक्षा का एहसास हो, जिसकी उसने कल्पना की थी कि मजबूत बाड़ उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। वह पेड़ पर अपनी जगह से उठा ही था कि उसका ध्यान गांव के दूसरी तरफ से आ रही एक बहुत बड़ी आवाज की ओर गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे मुख्य सड़क के दूर छोर पर एक गेट दिखाई दिया। बहुत से पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस ओर दौड़ रहे थे। वह गेट खुला और दूसरी तरफ एक कारवां का मुखिया दिखाई दिया। उसमें से एक रंग बिरंगा समूह निकला। उत्तरी रेगिस्तान के काले गुलाम और काले रंग के अरब, अपने क्रूर आरोपों को भड़काते हुए ऊंटों के चालक, बोझ से लदे गधे, अपने स्वामियों की क्रूरताओं को धैर्यपूर्वक सहते हुए उदास रूप से लटकते हुए कान हिलाते हुए, बकरियां, भेड़ियां और घोड़े। वे सभी एक लंबे, खट्टी डकार वाले बूढ़े आदमी के पीछे पीछे गांव में घुसे, जो अपने रास्ते से हटने वालों का अभिवादन किए बिना सीधे गांव के बीच में एक बड़े बकरी की खाल के तंबू में चला गया। यहाँ उसने एक झुर्रीदार डायन से बात की। कोराक अपनी सुविधाजनक जगह से सब कुछ देख सकता था। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी काली औरत से सवाल पूछ रहा था,
और फिर उसने देखा कि वो औरत गांव के एक सुनसान कोने की ओर इशारा कर रही थी जो अरबों के तंबुओं और मूल निवासियों की झोपड़ियों के कारण मुख्य सड़क से छिपा हुआ था और उस पेड़ की ओर जा रही थी जिसके नीचे छोटी लड़की खेल रही थी। कोराक ने सोचा कि यह निस्संदेह उसका पिता था। वो कहीं बाहर गया हुआ था और वापस आने पर उसका पहला विचार अपनी छोटी बेटी के बारे में था। उसे देखकर वो कितनी खुश होगी। वो कैसे दौड़कर उसकी बाहों में गिर जाएगी, उसके सीने से लिपट जाएगी और उसके चुंबनों से आच्छादित हो जाएगी। कोराक ने आह भरी। उसे दूर लंदन में अपने पिता और माँ के बारे में याद आया। वो लड़की के ऊपर पेड़ पर अपनी जगह पर लौट आया। अगर वो खुद इस तरह की खुशी नहीं पा सकता था तो वो दूसरों की खुशी का आनंद लेना चाहता था। संभवतः अगर वह खुद को बूढ़े आदमी से परिचित कराता तो उसे कभी कभी दोस्त के तौर पर गांव में आने की अनुमति मिल सकती थी। यह कोशिश करने लायक होगा। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक बूढ़ा अरब अपनी बेटी को बधाई नहीं दे देता, फिर वह शांति के संकेतों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। अरब धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पल में वह उसके पास होगा और तब वह कितनी हैरान और प्रसन्न होगी। कोराक की आंखें प्रत्याशा में चमक उठी और अब बूढ़ा आदमी छोटी लड़की के पीछे खड़ा था। उसका कठोर बूढ़ा चेहरा अभी भी शांत नहीं था। बच्ची अभी भी उसकी उपस्थिति से अनजान थी। वह निरुत्तर गीका से बड़बड़ाती रही। फिर बूढ़े ने खांसी की। चौंककर बच्ची ने जल्दी से उसके कंधे के ऊपर से देखा। कोराक अब उसका पूरा चेहरा देख सकता था। यह अपने मधुर और मासूम बचपन में बहुत सुंदर था, सभी कोमल और प्यारे वक्र। वो उसकी बड़ी गहरी आंखें देख सकता था। वो उस सुखद प्रेम प्रकाश की तलाश में था जो पहचान के बाद आएगा, लेकिन वह नहीं आया। इसके बजाय आतंक, स्पष्ट लकवाग्रस्त करने वाला आतंक, उसकी आंखों में, उसके मुंह के भाव में, उसके शरीर के तनावपूर्ण डरपोक रवैये में प्रतिबिंबित था। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी पहुंच से बाहर निकल पाती, बूढ़े आदमी ने उसे बेरहमी से लात मारी, जिससे वह घास पर गिर गई। फिर वह उसके पीछे गया और उसे पकड़कर पीटने लगा, जैसा कि उसका रिवाज था। उनके ऊपर पेड़ पर एक जानवर बैठा था, जहां एक क्षण पहले एक लड़का बैठा था। एक ऐसा जानवर जिसके नथुने फैले हुए थे और नुकीले दांत निकले हुए थे। एक ऐसा जानवर जो क्रोध से कांप रहा था। शेख लड़की को पकड़ने के लिए झुका ही था कि तभी हत्यारा उसके बगल में जमीन पर गिर पड़ा। उसका भाला अभी भी उसके बाएं हाथ में था, लेकिन वो उसे भूल गया था। इसके बजाय उसकी दाहिनी मुट्ठी बंद थी और जैसे ही शेख ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया, इस अजीबोगरीब भूत के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित हो गया, जो कि स्पष्ट रूप से साफ हवा से निकला था। भारी मुट्ठी उसके मुंह पर पूरी तरह से आ गिरी, जो युवा विशालकाय के वजन और उसकी मानव से भी ज्यादा मांसपेशियों की भयानक शक्ति से समर्थित थी। खून से लथपथ और बेहोश शेख धरती पर गिर पड़ा। कोराक ने बच्ची की ओर रुख किया। वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और उसकी आंखें चौड़ी और डरी हुई थीं। वह पहले उसके चेहरे को देख रही थी और फिर भयभीत होकर शेख की लेटी हुई आकृति को देख रही थी। सुरक्षा के एक अनैच्छिक इशारे में हत्यारे ने लड़की के कंधों पर हाथ रखा और अरब के होश में आने का इंतजार करने लगा। एक पल के लिए वे ऐसे ही रहे, जब लड़की बोली। उसने अरबी भाषा में कहा, जब उसे होश आएगा तो वह मुझे मार डालेगा। कोराक उसे समझ नहीं सका। उसने अपना सिर हिलाया, पहले अंग्रेजी में और फिर महान वानरों की भाषा में उससे बात की, लेकिन इनमें से कोई भी उसके लिए समझ में नहीं आया। वो आगे झुकी और उस लंबे चाकू की मूठ को छुआ जो अरब ने पहना था। फिर उसने अपना मुड़ा हुआ हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक काल्पनिक ब्लेड अपने सीने में उसके दिल के ऊपर भोंक दिया। कोराक समझ गया, बूढ़ा आदमी उसे मार डालेगा। लड़की फिर से उसके पास आई और कांपती हुई खड़ी हो गई। वो उससे नहीं डरती थी। उसे क्यों डरना चाहिए? उसने उसे शेख के हाथों एक भयानक पिटाई से बचाया था। उसकी याद में कभी किसी ने उससे इस तरह दोस्ती नहीं की थी। उसने उसके चेहरे की ओर देखा। यह एक बालक जैसा सुंदर चेहरा था, उसके अपने चेहरे की तरह अखरोट भूरे रंग का। उसे चित्तीदार तेंदुए की खाल पसंद आई जो उसके पतले शरीर के एक कंधे से घुटनों तक
लेकिन शेख ने उसे सिर्फ एक सूती कपड़े से ज्यादा पहनने की इजाज़त नहीं दी थी, जो उसकी नग्नता को ढकने के लिए काफ़ी था। छोटी मेरीम के लिए कभी कोई फर, रेशम या आभूषण नहीं था। और कोराक ने लड़की की तरफ देखा। वो हमेशा लड़कियों को घृणा की दृष्टि से देखता था। उनके साथ संबंध रखने वाले लड़के उसके अनुमान में लाड़ प्यार से पलते थे। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह उसे यहाँ छोड़ सकता था, जहाँ वह दुष्ट बूढ़े अरब द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, संभवतः उसकी हत्या कर दी जाती थी। नहीं, लेकिन दूसरी ओर क्या वह उसे अपने साथ जंगल में ले जा सकता था? एक कमजोर और डरी हुई लड़की के बोझ तले वह क्या कर सकता था? जब जंगल की रात में चांद निकलता था और बड़े बड़े जानवर अंधेरे में कराहते और दहाड़ते हुए घूमते थे, तो वह अपनी ही परछाई पर चिल्लाती थी। वो कई मिनट तक सोच में डूबा रहा। लड़की उसके चेहरे को देखती रही, सोचती रही कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह भी भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसे डर था कि वह वहीं रहेगी और शेख का बदला लेगी। पूरी दुनिया में कोई नहीं था जिसकी ओर वह जा सकती थी, सिवाय इस अर्धनग्न अजनबी के, जो चमत्कारिक ढंग से बादलों से उतरकर शेख की आदतन पिटाई से उसे बचाने आया था। क्या उसका नया दोस्त अब उसे छोड़ देगा? वह उत्सुकता से उसके इरादे वाले चेहरे को देखती रही। वह उसके थोड़ा करीब आ गई और अपना पतला, भूरा हाथ उसकी बांह पर रख दिया। इस स्पर्श ने लड़के को उसकी तल्लीनता से जगा दिया। उसने उसकी ओर देखा और फिर उसका हाथ एक बार फिर उसके कंधे पर चला गया, क्योंकि उसने उसकी पलकों पर आंसू देखे। आओ, उसने कहा, जंगल मनुष्य से ज्यादा दयालु है। तुम जंगल में रहोगे और कोरक और अकुत तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो उसके शब्दों को नहीं समझ पाई, लेकिन अरब और तंबुओं से उसे दूर खींच रहे उसके हाथ का दबाव काफी समझ में आ रहा था। एक छोटा हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द रेंगता हुआ आया और वे दोनों एक साथ बाढ़ की ओर चल पड़े। उस बड़े पेड़ के नीचे, जिस पर कोराक ने लड़की को खेलते हुए देखा था, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे हल्के से अपने कंधे पर फेंकते हुए फुर्ती से निचली शाखाओं पर छलांग लगा दी। उसकी बाहें उसकी गर्दन के इर्द गिर्द थीं और एक छोटे हाथ से गीका उसकी सीधी पीठ पर लटक रही थी। और इस तरह मेरीम कोराक के साथ जंगल में चली गई, अपने बचकाने भोलेपन में उस अजनबी पर भरोसा करते हुए जिसने उससे दोस्ती की थी, और शायद उस अजनबी पर विश्वास करने के लिए उस अजीब सहज शक्ति से प्रभावित थी जो एक महिला के पास होती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है। वह नहीं जानती थी, न ही वह यह अनुमान लगा सकती थी कि उसका रक्षक किस तरह की जिंदगी जी रहा होगा। संभवतः उसने शेख के गांव जैसा ही एक दूर का गांव देखा होगा जिसमें अजनबी की तरह दूसरे गोरे लोग रहते होंगे। उसे जंगली जानवर के जंगली आदिम जीवन में ले जाया जाएगा, यह उसके दिमाग में कभी नहीं आया होगा। अगर ऐसा होता तो उसका छोटा सा दिल डर से धड़क उठता। वह अक्सर शेख और मबुनू की क्रूरताओं से भागना चाहती थी, लेकिन जंगल के खतरों ने हमेशा उसे रोक दिया था। दोनों गांव से कुछ ही दूर गए थे कि लड़की ने विशाल अकुत के विशाल आकार को देखा। एक आधी दबी हुई चीख के साथ वह कोराक से और भी चिपक गई और भयभीत होकर बंदर की ओर इशारा किया। अकुत ने सोचा कि हत्यारा एक कैदी के साथ लौट रहा है, इसलिए वह गुर्राता हुआ उनकी ओर आया। एक छोटी लड़की ने जानवर के दिल में उतनी ही सहानुभूति जगाई जितनी एक पूर्ण विकसित बैल बंदर ने। वह एक अजनबी थी और इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए था। उसने पास आते ही अपने पीले नुकीले दांत दिखाए और उसे आश्चर्य हुआ कि हत्यारे ने भी अपने नुकीले दांत दिखाए, लेकिन उसने अकुत की ओर उन्हें दिखाया और धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। आह, अकुत ने सोचा, हत्यारे ने एक साथी को ले लिया है और इसलिए अपने कबीले के नियमों का पालन करते हुए उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अचानक एक अजीबोगरीब रसीले दिखने वाले रोएदार कैटरपिलर में खो गया। लावा को खत्म करने के बाद उसने अपनी आंख के कोने से कोराक की ओर देखा। युवक ने अपना बोझ एक बड़े से अंग पर रख दिया था, जहां वह गिरने से बचने के लिए बेताब तरीके से चिपकी हुई थी। वह हमारे साथ आएगी, कोराक ने अकुत से कहा, लड़की की ओर अंगूठा दिखाते हुए। उसे नुकसान मत पहुंचाओ, हम उसकी रक्षा करेंगे। अकुत ने कंधे उचका दिए।
युवा पुरुष द्वारा बोझा ढोना उसे किसी भी तरह से पसंद नहीं था। वह शाखा पर उसकी स्थिति से स्पष्ट भय से देख सकता था और उसकी दिशा में उसकी भयभीत निगाहों से कि वह पूरी तरह से अयोग्य थी। अकुत के प्रशिक्षण और विरासत के सभी नैतिकता के अनुसार अयोग्य को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर हत्यारा ऐसा चाहता था तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय उसे सहन करने के। अकुत निश्चित रूप से उसे नहीं चाहता था, इस बारे में वो पूरी तरह से सकारात्मक था। उसकी त्वचा बहुत चिकनी और बाल रहित थी, वास्तव में बिल्कुल सांप जैसी, और उसका चेहरा सबसे बदसूरत था। बिल्कुल भी उस सुंदरी की तरह नहीं जिसे उसने पिछली रात रंगभूमि में वानरों के बीच विशेष रूप से देखा था। एक के लिए असली स्त्री सौंदर्य था, एक बड़ा, उदार मुंह, सुंदर, पीले नुकीले दांत और सबसे प्यारी, सबसे मुलायम बगल की मूंछें। अकुत ने आह भरी। फिर वह उठा, अपनी बड़ी छाती को फुलाया और एक मोटी शाखा के सहारे आगे पीछे चलने लगा, क्योंकि कोराक जैसी छोटी सी चीज भी उसके अच्छे कोट और सुंदर चाल की प्रशंसा कर सकती थी। लेकिन बेचारी मेरीम कोराक के और करीब चली गई और लगभग यही कामना करने लगी कि वह शेख के गांव में वापस चली जाए, जहां अस्तित्व के भय मानव मूल के हैं और इसलिए कमोबेश परिचित हैं। भयानक बंदर उसे डराता था। वह दिखने में बहुत बड़ा और बहुत क्रूर था। वह उसकी हरकतों को केवल एक खतरे के रूप में ही समझ सकती थी, क्योंकि वह कैसे अनुमान लगा सकती थी कि वह प्रशंसा जगाने के लिए परेड कर रहा था। नहीं, वह इस महान क्रूर और उस ईश्वरीय युवक के बीच मौजूद भाईचारे के बंधन के बारे में जान सकती थी जिसने उसे शेख से बचाया था। मेरीम ने एक शाम और एक रात पूरी तरह से आतंक में बिताए। कोराक और अकुत उसे भोजन की तलाश में चक्करदार रास्तों पर ले गए। एक बार उन्होंने उसे एक पेड़ की शाखाओं में छिपा दिया और पास के एक हिरन का पीछा किया। भयानक जंगल में अकेले छोड़े जाने का उसका स्वाभाविक डर भी एक बड़ी भयावहता में डूब गया जब उसने देखा कि आदमी और जानवर एक साथ अपने शिकार पर झपट पड़े और उसे नीचे खींच लिया। उसने अपने रक्षक के सुंदर चेहरे को एक क्रूर गुर्राहट में विकृत होते देखा। उसने उसके मजबूत, सफ़ेद दांतों को शिकार के नर्म मांस में गड़ा हुआ देखा। जब वह वापस आया तो उसके चेहरे, हाथों और छाती पर खून लगा हुआ था और जब उसने उसे गर्म, कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा दिया तो वह उससे दूर हो गई। जाहिर है कि वह उसके खाने से इनकार करने से बहुत परेशान था, और जब एक पल बाद वह उसके लिए फल लेकर जंगल में भाग गया तो उसे एक बार फिर उसके बारे में अपना आकलन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार वह पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने एक मुस्कान के साथ उसके उपहार को स्वीकार किया। अगर वह जानती तो स्नेह के भूखे लड़के के लिए यह पर्याप्त भुगतान से अधिक था। नींद की समस्या ने कोराक को परेशान कर दिया। वह जानता था कि लड़की सोते समय पेड़ की डाल पर सुरक्षित रूप से संतुलन नहीं बना सकती थी, न ही उसे शिकारियों के हमलों के लिए खुली जमीन पर सोने देना सुरक्षित होगा। केवल एक ही उपाय था, उसे पूरी रात अपनी बाहों में रखना होगा। और उसने ऐसा ही किया, अकुत को उसके एक तरफ और खुद को दूसरी तरफ रखकर, ताकि वह उन दोनों के शरीर से गर्म हो जाए। आधी रात बीत जाने तक वह ज्यादा नहीं सोई, लेकिन आखिरकार प्रकृति ने उसके नीचे की काली खाई और उसके बगल में जंगली जानवर के बालों वाले शरीर के डर पर काबू पा लिया, और वह एक गहरी नींद में सो गई जो अंधेरे से भी ज्यादा देर तक रही। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूरज अच्छी तरह उग चुका था। पहले तो उसे अपनी स्थिति की सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ। उसका सिर कोराक के कंधे से इस तरह लुढ़क गया था कि उसकी आंखें बंदर की बालों वाली पीठ पर टिकी थीं। उसे देखते ही वह पीछे हट गई। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पकड़े हुए है, और अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि युवक की मुस्कुराती हुई आंखें उसे देख रही हैं। जब वह मुस्कुराता था तो वह उससे डर नहीं सकती थी, और अब वह अपने दूसरी तरफ खड़े जानवर के खुरदरे बालों के प्रति स्वाभाविक घृणा में उसके और करीब आ गई। कोराक ने उससे वानरों की भाषा में बात की, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और उससे अरबी भाषा में बात की, जो उसके लिए उतनी ही समझ से बाहर थी जितनी कि वानरों की भाषा उसके लिए। अकुत उठकर बैठ गया और उनकी तरफ देखने लगा। वह समझ सकता था कि कोराक क्या कह रहा था, लेकिन लड़की ने सिर्फ मूर्खतापूर्ण आवाजें निकाली जो पूरी तरह से समझ से बाहर और हास्यास्पद थीं।
अकुत समझ नहीं पाया कि कोरक ने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे आकर्षित करता है। उसने उसे लंबे समय तक और स्थिर रूप से देखा, उसका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया, फिर उसने अपना सिर खुजलाया, उठा और खुद को हिलाया। उसकी हरकत से लड़की थोड़ी चौंकी, वह एक पल के लिए अकुत को भूल गई थी। फिर से वह उससे दूर हो गई। जानवर ने देखा कि वह उससे डरती है और एक जानवर होने के नाते उसकी क्रूरता से पैदा हुए आतंक के सबूत का आनंद लिया। झुकते हुए उसने चुपके से अपना बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मानो उसे पकड़ना चाहता हो। वह और भी दूर हो गई। अकुत की आंखें स्थिति के हास्य को पीने में व्यस्त थीं। उसने लड़के की उस पर सिकुड़ती आंखों को नहीं देखा, न ही उसकी छोटी होती गर्दन को, जो हमले की तैयारी के विशिष्ट रुख में चौड़े कंधों के साथ उठी थी। जैसे ही बंदर की उंगलियां लड़की की बांह पर बंद होने वाली थीं, युवक एक छोटी, क्रूर दहाड़ के साथ अचानक उठ खड़ा हुआ। एक बंद मुट्ठी मरियम की आंखों के सामने उड़ी और चकित अकुत की थूथन पर आकर गिरी। एक विस्फोटक दहाड़ के साथ मानवरूपी पीछे की ओर लड़खड़ाया और पेड़ से नीचे गिर गया। कोराक उसे घूरता हुआ खड़ा था, तभी अचानक झाड़ियों में से एक सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। लड़की भी नीचे देख रही थी, लेकिन उसने गुस्से में बंदर को अपने पैरों पर चढ़ते हुए देखा। फिर क्रॉस धनुष से निकले बोल्ट की तरह धब्बेदार पीले फर का एक ढेर अकुत की पीठ की ओर सीधा दिखाई दिया। ये शीता तेंदुआ था।